हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम स्टर्लिंग्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ये एक सेंट्रल डिफरेंस का ही फॉर्मूला है जिससे हम सेंट्रल इंटरपोलेशन कर सकते हैं, और ये भी डिराइव किया गया है गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूलाज की मदद से। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस टेबल बना रखी है। तो डिफरेंस टेबल में हम ये बोल सकते हैं कि यह हमारा मिड पॉइंट है। लेट सपोज हमें कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ लाई करती है, लेट सपोज एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में। तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक मेथड बताया था। क्या था वो? था गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानते थे। देन हम एक नीचे जाते थे, फिर ऊपर आते थे, फिर नीचे जाते थे, फिर ऊपर आते थे। ठीक है, ऐसे चलते थे जिगजैग पैटर्न में। तो अगर मैं गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखना चाहूं इसकी मदद से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं गॉस फॉरवर्ड। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल डेल वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। देन नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? प्लस यू यू माइनस वन, फिर यू प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या आएगा? डेल क्यूब वाई माइनस वन। देखो, जो ऑर्डर में चलता जा रहा है वही ले रहा हूं ना मैं। और लास्ट टर्म एक और लिख देता हूं यहाँ पे, तो वो आएगी यू यू माइनस वन, यू प्लस वन और यू माइनस टू। इतना आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डेल फोर वाई माइनस टू। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल। तो ये गॉस फॉरवर्ड था हमारा। अब ऐसे ही अगर मान लो तुम्हें नेक्स्ट टाइम कोई दे दे कि यहां से वैल्यू है एक्स जीरो और एक्स माइनस वन के बीच में, तो तुम क्या बोलोगे? कि तुम बोलोगे कि ये अब गॉस बैकवर्ड से निकाल सकते हैं हम। तो गॉस बैकवर्ड कैसे लगाएंगे हम यहाँ पे? तो यहां से हमें जाना पड़ेगा, वाई नॉट ही स्टार्टिंग पॉइंट है, इस बार हमें जाना पड़ेगा ऊपर पहले, फिर हम जाएंगे नीचे, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम वापस नीचे जाएंगे। तो इस बार बस स्टार्टिंग अलग जगह से है, पहले ऊपर जा रहे हैं, बाकी ऊपर नीचे का जिगजैग पैटर्न सेम टू सेम बन रहा है ना। तो यहाँ पे गॉस बैकवर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मैं यहां लिख देता हूं गॉस बैकवर्ड। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल, और ऊपर सबसे पहले आ रहा है डेल y माइनस वन, देन प्लस यू यू प्लस वन आएगा इस बार, अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस वन प्लस यू यू प्लस वन यू माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल। और नेक्स्ट टर्म क्या है इसमें? डेल क्यूब y माइनस टू। देन नेक्स्ट क्या है? लास्ट टर्म यू यू प्लस वन यू माइनस वन यू प्लस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डेल फोर वाई माइनस टू। है ना, यही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड के फॉर्मूलेज हैं। अब मैंने बोला स्टर्लिंग फॉर्मूला इन दोनों से ही डिराइव होता है। तो देखो वो कैसे होता है। मान लो कि हमारा कोई भी ऐसा पॉइंट है जो x माइनस वन से लेकर x वन के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि इस बार हम जो ले रहे हैं, हमारा केस वो ले रहे हैं मॉड यू लेस देन वन वाला। तो मॉड यू लेस देन वन मतलब x नॉट से h ऊपर जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, माइनस h और प्लस h तक। तो स्टर्लिंग्स फॉर्मूला बोलता है कि आप इन दोनों का एवरेज ले लो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। मतलब ऐड करो और डिवाइड बाय टू कर दो। तो देखो, जब हम ऐड करेंगे तो कौन सी टर्म साथ में आएंगी? सबसे पहले तो ये दो टर्म साथ में आएंगी, वाई नॉट वाली। देन डेल में देखो क्या आएगा, डेल वाई नॉट है ऊपर और नीचे डेल वाई माइनस वन है। देन इधर ये दोनों साथ आएंगी, देन इधर ये दोनों साथ आएंगी, फिर लास्ट में ये दोनों साथ आएंगी जो थोड़ा सा दूर है, बट हाँ ठीक है। तो अब इसका हम एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, स्टर्लिंग्स फॉर्मूला। तो स्टर्लिंग्स आपका बन जाएगा कुछ इस टाइप का। y इज इक्वल टू, देखो पहली दो टर्म्स का अगर मैं ऐड करके डिवाइड बाय टू कर दूंगा तो क्या आएगा? y नॉट ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। देन दूसरी दो टर्म्स का लूंगा एवरेज, तो क्या आएगा? u अपॉन वन फैक्टोरियल, तो देखो कॉमन है। देन बाकी बची हुई टर्म वो है डेल y माइनस वन प्लस डेल y नॉट डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? अब नेक्स्ट में से कॉमन क्या है? देखो u अपॉन टू फैक्टोरियल कॉमन है, ठीक है, और डेल स्क्वायर y माइनस वन भी कॉमन है। अगर मैं इन दोनों को कॉमन ले लूं तो बची हुई टर्म क्या है? एक है u माइनस वन और एक है u प्लस वन। दोनों का सम करो तो माइनस वन प्लस वन कट गए, टू यू बाई टू आ रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें से टू कट जाएगा तो u ही बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी? देखो नेक्स्ट में कॉमन क्या है? u माइनस वन u प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, पूरा ही कॉमन है, तो मैं इस पूरे को यहां लिख देता हूं। ठीक है, अपॉन थ्री फैक्टोरियल, इतना तो कॉमन ही लिख दिया मैंने। और बाकी दोनों टर्म्स का एवरेज हो जाएगा, तो डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय टू, ऐसे आ गया।
और लास्ट टर्म भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम, बस देखने के लिए देख लो यहाँ पे u-1 u+1 और डेल की पावर 4 y-2 तो कॉमन ही है, और u-2 और u+2 का अगर हम सम करेंगे तो फिर से 2u/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसकी लास्ट टर्म भी बन जाएगी। तो यही है स्टर्लिंग्स फॉर्मूला, ऐसे ही निकलता है ये, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का पता है तो उससे बहुत इजीली निकल जाएगा। तो देखो अब मैं ना इसका फाइनल फॉर्मूला एक बार लिखकर दिखाता हूं, तो मैं 6 टर्म्स तक लिखकर दिखा देता हूं ताकि पूरा आइडिया लग जाए कैसे बनता है। तो देखो पहली टर्म y0 आएगी, देन नेक्स्ट टर्म आएगी u/1 फैक्टोरियल, और यहां पे आएगा डेल y-1 प्लस डेल y0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म क्या आएगी u² अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां पे आ जाएगी डेल स्क्वायर y-1। ठीक है, ये तो कॉमन ही थी। देन नेक्स्ट आएगी हमारे पास u² - 1² अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहां पे मैं लिख दूंगा डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2 अपॉन 2। तो देखो मैंने यहाँ u² - 1² कैसे लिखा, कुछ नहीं है, u-1 इंटू u+1 को ऐसे लिख दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी u² - 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और यहां पे आ जाएगा डेल की पावर 4 y-2, है ना। देन नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी u² - 1² u² - 2², और यहां पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पे y की टर्म्स क्या आएंगी, डेल की पावर 5 y-2 प्लस डेल की पावर 5 y-3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ना ये पूरा पैटर्न समझाता हूँ कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे यहाँ प्लस प्लस डॉट डॉट लगा दूं और यहाँ भी u² - 1² के टाइप में लिख दूं ताकि सिमिलर सा हो जाए। तो देखो सबसे पहले तो तुम नोटिस करो y की टर्म्स पे। तो y की टर्म्स में यहां से चालू करते हैं, पहली टर्म से y0 थी, देन उसके बाद ऑल्टरनेट टर्म्स को देखो अभी। तो देन डेल स्क्वायर वाली तो चलो ठीक है, टर्म क्या आई y-1 हो गई, y0 से y-1 हो गई, समझ आ रहा है बिल्कुल। देन नेक्स्ट क्या आई, उसके एक और टर्म छोड़ के अगर देखे तो y-2, तो ये ऐसे चल रहा है y0 y-1 y-2 ऐसे चल रहा है। अगर हम इसकी भी नेक्स्ट टर्म जो हमने लिखी नहीं है वो लिखते तो उसमें आता डेल की पावर 6 y-3। ठीक है, चलो समझ आ गई ये तो। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाकी ऑल्टरनेट टर्म्स जो बची हुई है हमारी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ टर्म को, तो वो कैसी दिख रही होंगी। तो देखो वो यहाँ पे ऐसे आ रही होंगी। यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ क्या है, डेल y0 प्लस डेल y-1, देन उसके आगे नोटिस करो तो डेल y-1 प्लस डेल y-2, मतलब क्यूब है वहां पे, बट समझ रहे हो ना, यहाँ y0 y-1 था, वहां y-1 y-2 है। देन उसके बाद क्या आ रहा है, -2 और -3, ऐसी टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, चलो ये भी समझ आ गया। देन उसके बाद तुम u में नोटिस करो पैटर्न। तो देखो सबसे पहले यहाँ u था, फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे u² हो गया, फिर यहाँ वापस u आ गया, फिर वापस u² आ गया, फिर वापस u आ गया। तो बेसिकली हर बार तुम ऑल्टरनेट टर्म्स में देखोगे तो सिर्फ u है, हर बार उसकी अलावा वाली टर्म्स में देखोगे तो u² है ना, ये भी चीज है। और उसके बाद अगर तुम देखोगे, अच्छा वैसे वो u² आ कैसे रहा होगा, वो 2u/2 वाली जो टर्म आती है ना, जैसे u+2 और u-2 जब ऐड करेंगे तो 2u/2 आएगा, तो उन वाली टर्म्स की वजह से एक u एक्स्ट्रा आ जाता है हर बार, और फिर वो नेक्स्ट बार गायब हो जाता है, u² - 2² टाइप की टर्म आ जाती है। तो ऐसे करके है। ठीक है, और बाकी बची हुई जो टर्म है वो कैसी है हमारी, तो यहां देखो, यहाँ u² - 1² आया, देन यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हुआ u² - 2²। अब इसके बाद अगर हम एक और टर्म छोड़ के लिखेंगे तो उसमें u² - 3² इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही है। तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है, और अगर कुछ भी ना याद आए तो गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड लिखो और उसको दोनों को एवरेज ले लो। ठीक है, चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो एटलीस्ट अप्लाई करना तो बहुत इजीली समझ आ ही जाएगा। तो मान लो कि हमारे पास जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यूज लेते हैं, तो वो हमारी वैल्यूज है 20 25 30 35 और 40, ये वैल्यूज है। और वाई की वैल्यूज क्या है, 72 90 125 179 और 245। ठीक है, डेल वाई की वैल्यूज लिख लेते हैं, तो वो आ जाएंगी 18 35, यहाँ पे 54 और 66। ठीक है, और देन यहाँ पे आपकी डेल स्क्वायर वाई की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 17 19 और 12। ठीक है, डेल क्यूब वाई की वैल्यूज क्या आ जाएंगी यहाँ पे, 2 और -7, और डेल पावर 4 वाई लास्ट चीज है जिसकी आएगी -9। तो देखो अब हमें चलना कैसे है, स्टार्ट करना है 125 से। ठीक है, देन दोनों डायरेक्शन में जाना है, बेसिकली दोनों का सम लेकर डिवाइड बाय 2 कर देना है, देन वापस मिडल में आ जाना है, कन्वर्ज कर जाना है, देन वापस एक्सपैंड कर जाना है, फिर दोनों का सम लेना है, डिवाइड बाय 2 करना है, फिर वापस कन्वर्ज कर जाना है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें।
ठीक है, पहले आउटवर्ड्स फिर इनवर्ड्स, फिर आउटवर्ड्स फिर इनवर्ड्स, ऐसे मूव करना है। और अब हमारी और चीजें जो लिख लेते हैं कुछ, जैसे लेट सपोज कि x इज इक्वल टू 32 पे आंसर निकालना है हमें, और h की वैल्यू यहाँ पे 5 है ही, हमें पता है। ठीक है, जो a है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या है 30, मिड पॉइंट जो भी है। तो अब हम u कैसे निकालेंगे, x माइनस ए अपॉन एच, जो कितना आ जाएगा 32 माइनस 30 अपॉन 5, 0.4 आ जाएगा। अब देखो मॉड u लेस देन 1 है, तो हम बोलेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा स्टर्लिंग्स फॉर्मूला की कंडीशन को। स्टर्लिंग्स क्या बोलता है तुम्हारा, वो तो सिंपली यही बोलता है ना कि तुम मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर जा सकते हो माइनस एच, और थोड़ा नीचे जा सकते हो प्लस एच। ठीक है, ऐसे करके, तो माइनस एच से प्लस एच, तो यहाँ पे मॉड यू लेस देन 1 अलाउड है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे y आ जाएगा हमारा 125 प्लस, अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले u की वैल्यू लिखूंगा 0.4, देन डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल आएगा, और अब दोनों का सम करो, 35 और 54 दोनों नेक्स्ट टर्म आई है ना, उनको डिवाइड बाय 2 कर दो फिर। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, तो आएगा यू स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। अब डेल स्क्वायर बाय -1, बीच वाली टर्म क्या है 19 है। ठीक है, देन नेक्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, u आ जाएगा, वापस से यू स्क्वायर गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, और यहाँ पे दोनों टर्म्स जो है वो क्या है 2 और -7, और उन दोनों का सम लेके डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, इतनी टर्म्स हो गई, और लास्ट टर्म हमारी क्या बनेगी, 0.4 का स्क्वायर यू स्क्वायर वाली टर्म है, और यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर वाली, तो ये आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, और -9 आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो उसे हमें फाइनली मिल जाएगा f ऑफ 32, जो कि कितना आ जाएगा 144.5104। अब तुम बोलोगे ये तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, तो हाँ बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है, ये सेम आंसर है जो हमारा गॉस फॉरवर्ड में था। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मतलब सेम आंसर आ रहा है, तो फिर हम क्यों डिफरेंट फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। तो देखो, जब ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे, तब सेंट्रल पॉइंट सेम होने की वजह से सेम ही आंसर आएंगे, क्योंकि गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से ही तो डिराइव्ड है ना, और स्टर्लिंग उन दोनों का एवरेज ही है। तो यानी कि अगर तुम इस क्वेश्चन को गॉस फॉरवर्ड से सॉल्व करो, या बैकवर्ड से सॉल्व करो, या स्टर्लिंग से सॉल्व करो, तीनों का आंसर सेम ही आएगा। तो अब तुम बोलोगे कि फिर हमने तीन क्यों सीखे अलग अलग, तो उसका ये रीजन है, तो उसका सबसे मेन रीजन तो यही है कि हमारे पास जब इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आएंगे, तो उस केस में क्या होगा। तो मान लो जैसे कि मैं कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स ले लेता हूं इस बार, लेट सपोज कि यहाँ पे ऐसे चालू करते हैं एक्स वाई, और यहाँ पे ले लेता हूं मैं कुछ ऐसे एक्स नॉट, x1, x2, x3, x4 और x5। तो अब मैंने 6 डेटा पॉइंट्स ले लिए हैं, ऐसे ही उसके करस्पॉन्डिंग y1 y2 आ रहे होंगे, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं उन्हें। तो अब सवाल ये आता है कि तुम यहां से किससे स्टार्ट करना प्रेफर करोगे, मिड पॉइंट कोई एक तो है नहीं इस बार तो दो दो मिड पॉइंट है, x2 वाला भी मिड पॉइंट मान सकते हो, x3 वाला भी मान सकते हो, किससे स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर मान लो तुम्हारा जो x है वो इस रेंज में लाई कर रहा है ना, x2 और x3 के बीच में, तो तुम दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, फॉरवर्ड लगा लो, चाहे बैकवर्ड लगा लो, चाहे स्टर्लिंग लगा लो, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर किससे आएगा। तो देखो, बेस्ट आंसर उससे आएगा जिस डायरेक्शन में मूव करने से फायदा मिल रहा है हमें। तो मान लो मैं x2 से स्टार्ट करूंगा, तो क्या मैं बैकवर्ड लगाना चाहिए मुझे, या फिर फॉरवर्ड लगाना चाहिए। x2 और x3 के बीच में रहना है मुझे, तो फॉरवर्ड लगाना चाहिए, ना कि बैकवर्ड। ठीक है, x2 को मिड पॉइंट मान के तुम फॉरवर्ड लगाओ, और x3 को मिड पॉइंट मान के तुम बैकवर्ड लगाओ। ठीक है, समझ रहे हो दोनों में फर्क। तो ये चीज है जब इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे, तब ये फर्क आएगा। ऑड में तो तुम कोई भी लगा लो, सेम ही आएगा, तो उसमें तुम बोलोगे ऑड के केस में तो वो कंडीशन भी वैलिड नहीं है, जो -1 से 0 और 0 से 1 वाली जो अलग अलग कंडीशंस थी ना। बट इवन के केस में थोड़ी सी वैलिडेट हो जाती है, क्योंकि हमें वहां पे फायदा मिलेगा। हम हमेशा सेंटर के अराउंड घूमेंगे, तो हम सारे डेल की पावर्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो बस यही है। वैसे तो इवन के केस में इन दोनों से भी एक बेटर तरीका है, और वो तरीका मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, जिसका नाम है बेसेल्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।